हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। आई एम श्वेता पांचाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास है आज सिविक्स की और हमारा जो टॉपिक है वो है चुनाव और प्रतिनिधित्व, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं चुनाव, जो कि हमारा सिलेबस में आई थिंक 5th टॉपिक है। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे, आज अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है टीजीटी सोशल साइंस की ये क्लासेस चल रही हैं और टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें कि हमने अपनी हिस्ट्री की जो क्लास की हुई हैं उसमें सारी वीडियोस मिल जाएंगी। साथ ही हिस्ट्री के जो एमसीक्यूज की सीरीज हमारी चल रही है वो भी मिल जाएगी। ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है हिस्ट्री की एमसीक्यूज, इसके बाद अब आने वाली है सिविक्स की एमसीक्यूज, ठीक है। तो कोशिश मेरी ये रहेगी जल्दी सिलेबस हो जाए। बने रहिए मेरे साथ और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए तो शुरू कर लेते हैं अपना टॉपिक, जो कि है इलेक्शंस यानी चुनाव। देखिए, चुनाव की जब भी बात आती है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कौन कौन सी चीजें सबसे पहले माइंड में आती हैं, ठीक है। तो आर यू रेडी? चलिए चुनाव पढ़ लेते हैं। क्या आपने इस तरीके से पहले कभी पढ़ा है? बताना जरूर। तो पृष्ठभूमि में हम सबसे पहले कह सकते हैं कि ओवरव्यू देखते हैं चैप्टर का या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक का, चुनाव का। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बात बोलूंगी कि आपने बहुत सारे गेम्स खेले होंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर गेम्स के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, ये आप सभी को पता ही है। आपको उन रूल्स को फॉलो करना होता है उस गेम्स के लिए, क्योंकि अगर गेम में रूल्स नहीं होंगे तो फिर गेम ही कहाँ का, है ना। फिर तो गेम ही नहीं रहेगा। अगर बिना रूल का कोई गेम होगा तो उसमें कहाँ से तो हम विनर डिसाइड करेंगे और कहाँ से जीतने वाला और कहाँ से हारने वाले का पता चलेगा, ठीक है, अगर नियम नहीं होंगे। तो इसी तरीके से अगर हम चुनाव की बात करें यानी इलेक्शंस की बात करें तो इलेक्शंस के लिए भी, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और यहाँ पर संविधान भी है, ठीक है। संविधान में हमेशा अपनी शायद हर एक वीडियो में ही इसको मेंशन करती होंगी संविधान को। ये एक रूल बुक का काम करती है। किसी भी देश में, जिस देश में संविधान है वहां पर ये एक तरीके की कानून की एक बुक होती है जिसमें देश को चलाना है कैसे, ठीक है, यानी देश को किस तरीके से चलाना है, ये सब चीजें और नियम कानून सब कुछ उसमें मेंशन होता है पहले से ही, ताकि अगर गवर्नमेंट कुछ गड़बड़ करे तो फिर वो चीज को रोका जा सके। क्योंकि संविधान जो कि सबसे सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है देश का, देश में सबसे जो सर्वोपरि चीज है वो है उस देश का संविधान, जिसके आगे सब फेल है, ठीक है। तो अगर कोई भी इसका किसी भी चीज का उल्लंघन करता है तो संविधान के हिसाब से उसको सजा भी दी जा सकती है। तो सारी चीज इंडिया में जो भी चीजें होनी है, हम अपने पर्टिकुलर देश के बारे में बात कर रहे हैं तो हम संविधान के माध्यम से हर चीज को पहले से इसमें लिख दिया गया है। तो आई थिंक समझ गए होंगे संविधान, क्योंकि अगर आप मोस्टली बच्चों से पूछेंगे सबसे पहला क्वेश्चन संविधान क्या होता है, तो आप पूछ के देखना जरा। अगर आप टीचर हैं तो बच्चों से पूछ के देखना संविधान क्या होता है। 9th 10th 11th 12th के बच्चों से पूछ के देखना जरा संविधान क्या होता है। अगर उसको ढंग से एक्सप्लेन कर दे तो बताना जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनको मुझे सबसे पहले, जब भी मैं पॉलिटिक्स पढ़ाती हूँ तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं सबसे पहले मेंशन करती हूँ, जैसे कि लोकतंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या है, ये सब तरीके की चीजें बच्चों को पता होनी चाहिए। गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर होता है ये भी पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर पूछना बच्चों से अपने और साथ वाले लोगों से जरूर कि लोकतंत्र और गणतंत्र में फर्क क्या होता है। और आगे बढ़ लेते हैं। चलिए, बातें तो बहुत हो जाएंगी। तो जैसे कि एक गेम में रूल्स होते हैं जिसके हिसाब से सारी चीजें डिसाइड होती हैं, और इसमें अंपायर का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो ये देखने का काम करता है, वो निगरानी करने का काम करता है कि निष्पक्ष तरीके से रिजल्ट बताता है, ठीक है, निष्पक्ष तरीके से रिजल्ट बताता है। ऐसे ही अगर हम चुनाव की बात करें, इलेक्शंस की बात करें, तो संविधान में बहुत सारी चीजें मेंशन है जिसके हिसाब से आगे काम होता है। तो मेनली एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव होता है जिसमें अलग अलग विधियां फॉलो की जाती हैं, ठीक है। इंडिया के हिसाब से देखेंगे हम कि इंडिया में कौन सी जो चीज है वो फॉलो होती है। तो चुनाव में अगर हम बात करें तो संवैधानिक प्रावधान है, ठीक है, यानी संविधान के प्रावधान, ठीक है, संवैधानिक प्रावधान है। और इसमें बहुत सारी चुनाव पद्धतियां भी देखने को मिलती हैं जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा चुनाव कराने के लिए कुछ एक संस्थाएं होती है या फिर कह सकते हैं मशीनरी, जिनकी हेल्प से चुनाव संपन्न होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ होती है तो संविधान में संशोधन की भी जो एक बहुत अच्छा एक पॉइंट है, संशोधन का भी, संशोधन करके संविधान में
चुनाव से रिलेटेड अगर कुछ गलत चीज है, कुछ समस्या है, तो उनको सॉल्व करने की कोशिश भी की जाती है। तो साथ के साथ ये सारी चीजें एक साथ ही चलती हैं। तो आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे चुनाव की विधियों के बारे में कि इंडिया में कौन कौन सी विधियां फेमस हैं, और इसके अलावा इंडिया के अलावा कुछ कंट्रीज में कुछ और विधियां फेमस हैं, वो देखेंगे। इसके अलावा चुनाव जो व्यवस्था है उसकी विशेषताएं देखेंगे हम यहाँ पर। वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। चुनाव व्यवस्था की विशेषताएं, इसके अलावा किस तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड कुछ प्रावधान देखेंगे कि सरकार ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या क्या चीजें की हैं और संविधान में उनका क्या रोल है, यानी संविधान के हिसाब से क्या चीजें बनाई गई हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि चुनाव में सुधार की भी जरूरत होती है, क्योंकि त्रुटिपूर्ण विधियां होती हैं। कई बार कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, इस तरीके से कोई भी विधि हो, चाहे कोई भी चीज हो, परफेक्ट नहीं हो सकती। तो उसमें हमेशा, जैसे इंसान में हमेशा सुधार की जरूरत पड़ती रहती है, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया उसको सीखते रहना चाहिए। इस तरीके से किसी भी सिस्टम में, किसी भी विधि में, किसी मेथड में सुधार की आवश्यकता तो होती ही रहती है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं टॉपिक पे मेन, चुनाव और लोकतंत्र। सबसे पहले देखते हैं चुनाव क्या होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, यानी उसको सेलेक्ट करती है, उसी को चुनाव कहा जाता है। अब बात होती है प्रतिनिधि। जिस व्यक्ति का चुनाव होता है या जिसको चुना जाता है उसको ही क्या बोला जाता है, प्रतिनिधि, यानी रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव। चुनाव यानी इलेक्शन। एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे आप सभी को ये चीज पता ही होगी, बट मैं अपनी तरफ से फिर भी क्लियर करना चाहूंगी। जैसे कि कोई एक स्कूल है, ठीक है, वो स्कूल नेशनल लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर किसी कंपटीशन में जा रहा है, तो उस स्कूल से जो व्यक्ति जाएगा, ठीक है, और सभी टीचर्स, सभी लोग उसके ऊपर अपनी राय बताएंगे कि किसको भेजना चाहिए, क्योंकि ये इतने बड़े मंच पे जा रहा है, इसके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो क्या होगा, उस स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से चुनाव में जो प्रतिनिधि होता है वो पूरे देश को, मतलब हम लोगों की तरफ से जा रहा है, यानी आम लोगों की तरफ से हमने उसको सेलेक्ट किया है और वो हमारी तरफ से गया है। सभी लोगों के मतलब हमने उसको वोट दिया है और वोट के माध्यम से वो हम सभी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर पूरे देश को रिप्रेजेंट करेगा, यानी पूरे देश को चलाने का काम करेगा। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं पहले कि अगर चुनाव नहीं हो, यानी कि अगर इलेक्शंस ना हो, तो क्या लोकतंत्र बना रह सकता है? ये जो सिस्टम है लोकतंत्र, क्या ये कायम रह सकता है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि बिना लोकतंत्र के क्या चुनाव संपन्न हो सकते हैं? ठीक है, तो इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। आई थिंक मैंने दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे प्रत्यक्ष चुनाव के बारे में, ठीक है। क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो उसके मैंने आपको शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो में इसके बारे में बताया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। चुनाव की जो विधियां हैं ये उस पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर कंट्री से रिलेट करती हैं कि वहाँ का भौगोलिक स्थिति कैसी है, वो देश छोटा देश है या वो बड़ा देश है, वहाँ की जो जनता है किस तरीके की है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो विधि डिसाइड करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, यानी हम जो नागरिक हैं देश के, वो किस तरीके से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, उस व्यक्ति को चुनेंगे जो कि देश को आगे जाकर संभालेगा। प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में कम जनसंख्या होने के कारण जनता एक स्थान पर क्या हो जाती थी, इकट्ठी होकर हाथ उठाकर रोजमर्रा के फैसले तथा सरकार चलाने में भाग लेते थे, जिसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था जहाँ पे लोगों का जो मत होता है, लोगों की जो राय होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। यही तो होता है लोकतंत्र, है ना, लोगों को इग्नोर नहीं किया जाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है उसमें प्रत्यक्ष तरीके से पार्टिसिपेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर बात करें, इसलिए हमने बात की कि यूनानी नगर राज्य, कहीं ना कहीं ये चीज कहाँ पर फॉलो हो सकती है, पंचायत वगैरह में,
ठीक है। मतलब जो लोकल गवर्नमेंट है, क्योंकि उसका फिर भी एक लिमिट में होता है, वहाँ पे लोग लिमिट में होते हैं, लेकिन अगर पूरे इंडिया के इलेक्शन की बात करें, पीएम के इलेक्शन की बात करें, तो फिर वहाँ पर चीज़ें इतनी पॉसिबल नहीं हो पाती। तो ये वाली विधि वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाती, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाली। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि उनका पार्टिसिपेशन डेली या रोजमर्रा की जिंदगी में डिसीजन मेकिंग काम को करने के लिए होते हैं। लेकिन कोई ऐसी विधि तो निकालनी पड़ेगी जिससे सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो। और इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर बात करें, जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो इनसे रोज तो हम बुलाकर पूछ नहीं सकते कि हाथ उठाओ और बताओ कि कौन से व्यक्ति को भेजा जाए सरकार को चलाने के लिए, कौन सा कैंडिडेट सही रहेगा। तो हमारे लिए एक और सिस्टम चलाया गया। हमें क्या करना है, हमें अपने प्रतिनिधि डिसाइड करने हैं कौन होंगे, और इन्हीं प्रतिनिधियों का होता है चुनाव, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्शन। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो हमें रिप्रेजेंट करेगा यानी हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, उस व्यक्ति को ही हम लोग क्या करेंगे, वोट देकर उसका सिलेक्शन कर लेंगे, यानी उसको चुन लेंगे, इलेक्ट कर लेंगे, उसका चुनाव कर लेंगे। और फिर चुनाव के माध्यम से जिसको हमने अपनी पसंद के हिसाब से आगे भेजा है, वो ही आगे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव पर, जो कि मैंने आपको बता ही दिया, यही वाला तो है प्रत्यक्ष, जिसमें क्या होता है कि हम एक प्रतिनिधि को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसके लिए क्या होता है, फिर इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, कंटेस्ट किया जाता है। तो यही चीज है अप्रत्यक्ष चुनाव में। ये जो विधि है, इसको अपनाना काफी आसान रहा इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों को विकल्प के बारे में जो है नॉलेज है। इसके अलावा मतलब लोग पार्टी देख सकते हैं, दल देख सकते हैं, अपने पार्टी डिसाइड कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अप्रत्यक्ष वाले के साथ सही जाते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो अपने प्रतिनिधियों का सिलेक्शन करना है, और इसी विधि को हम चुनाव या फिर निर्वाचन भी कह सकते हैं। ठीक है, चुनाव या फिर निर्वाचन भी कहा जा सकता है। इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस हैं वो लेने के लिए हम लोगों को सेलेक्ट करते हैं। तो इस विधि की कुछ खामियां और जो भी कुछ चीजें वो हम बाद में पढ़ेंगे आगे। फिलहाल हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में बात करनी थी। अप्रत्यक्ष एक बार फिर से देख लेते हैं। आधुनिक विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्रों में इसका जो विशेषता है वो ये है कि बड़े देश होंगे वहां पर ये लागू होगी। ठीक है, क्योंकि लोगों को इकट्ठा करना तो आसान नहीं होता, और भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और वो ठीक से काम करने भी नहीं देंगे। तो छोटे देशों के लिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र और बड़े देशों के लिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र सबसे सही रहता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहारिक ही नहीं है। आम जनता प्रत्यक्ष रूप से एक स्थान पर एकत्रित होकर सीधे सरकार के लिए कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती है, इसलिए हमने प्रतिनिधियों को भेजकर सरकार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। यानी हम जो है आम लोग या फिर आम नागरिक क्या करेंगे, अपनी तरफ से वोट देंगे और एक व्यक्ति को हम चुन लेंगे। ठीक है, कि भाई ये हमारी पसंद है, ये इसको भेज दो आगे, ये जो डिसीजन लेगा वही हमारा डिसीजन कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर चुनाव कराए जाएं, तो गैर जो लोकतांत्रिक कंट्री है या जहां पे लोकतंत्र नहीं है, वहां पर इलेक्शन कैसे होता होगा, वहां पे चुनाव करने के लिए क्या प्रोसीजर होता होगा, क्या क्या मेथड्स, क्या क्या विधियां, वो पद्धतियां यूज करते होंगे। तो यही बात है, इसको भी मैं आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर एक लोकतांत्रिक कंट्री है तो उसमें जो चुनाव होगा, इससे रिलेटेड सारी चीजें पहले से ही संविधान में मेंशन होंगी। क्लियर है? एक लोकतांत्रिक कंट्री में चुनाव कराने के लिए जो जो भी प्रोसेस होगा वो संविधान में, उस देश के संविधान में मेंशन होगा। क्योंकि सरकार जो है किसी के ऊपर सरकार किस तरीके से काम कर रही है, विधायिका, मतलब ये सब चीजों के ऊपर ट्रस्ट है किसी को, नहीं है। तो पहले से संविधान में इस चीज के लिए कानून बना दिए गए हैं, पहले से नियम कानून का निर्माण कर दिया गया और फिर विधायिका पर को उसके ऊपर छोड़ दिया गया है। यानी अब इस चीज को कौन देखेगा, विधायिका। हमने तो संविधान में चीजें लिख दी हैं, अब ये विधायिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको आगे बढ़ाने की। तो कुछ नियम होते हैं, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति, नागरिक, जो कि वोट दे सकता है। तो वोट कौन दे सकता है ये डिसाइड करना है, ये मेंशन है मेंशन है संविधान में कि जो वोटर होगा वो कौन होगा, मत देने के लिए कौन होगा, इसके अलावा उसकी एज क्या होगी, ठीक है, कौन है जो चुनाव लड़ सकेगा, ठीक है,
कौन व्यक्ति है जो चुनाव लड़ सकेगा, पार्टिसिपेट कर सकेगा। इसके अलावा क्या कोई ऐसी संस्था होगी जो उसकी देखरेख भी करेगी, या चुनाव ऐसे ही हो रहे हैं, करप्शन चल गया तो, या फिर एक पार्टी ने कुछ धांधलेबाजी कर दी तो क्या होगा, तो देख रेख कौन करेगा। इसके अलावा प्रतिनिधि का चुनाव कैसे होगा, इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर विधि भी तो होगी। और इसके अलावा मतगणना यानी जो फाइनली जो काउंटिंग होगी वोट्स की, वो कैसे की जाएगी, उसके लिए क्या चीजें अपनाई जाएगी। तो ये सब कुछ चीजें पहले से ही मेंशन है। और अगर कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो संविधान में संशोधन चलता रहता है उस चीजों को लेके, ठीक है। तो काफी ज्यादा चीजें हैं यहाँ पर जो हमें अभी पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि पता है कि संविधान के हिसाब से बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं चुनाव कार्य को करने के लिए। ऐसे ही एक चीज है यहाँ पर कि जिस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, ठीक है, वही क्या होगा, विनर होगा, या फिर उसको ही चुना जाएगा। ये चीज सबको क्लियर है। और अगर हम आम लोगों से बात करें, आसपास आस पड़ोस से, आप किसी भी इंसान से बात कर लीजिए, चाहे वो पढ़ा लिखा है या फिर पढ़ा लिखा नहीं है, तो उनसे जब भी आप इलेक्शंस की बात करेंगे तो वो सिर्फ उनको एक बात ही पता है कि हमें जाना है, वोट डालनी है और फिर वापस अपने घर आ जाना है। और फिर टीवी पर ये देख लेना है कि कौन इतने वोट से आगे चल रहा है, और जिस पार्टी को हमने वोट दिया है या जिस व्यक्ति को हमने वोट दिया है या हमारा जो प्रत्याशी था जिसको हमने वोट दिया है वो जीता या नहीं, यही तो होता है ना। ये चीज तो देखी जाती है। तो यहाँ पर प्रत्याशी, ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि हमारी जो व्यवस्था है जिसमें सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलेंगे वही जीत जाएगा, इस व्यवस्था में जो प्रत्याशी होते हैं उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। जबकि कुछ एक ऐसे तरीके हैं जिनमें प्रत्याशी की जगह दलों पर ध्यान दिया जाता है। तो यही हम देखेंगे कि जो प्रत्याशी सबसे ज्यादा जिसको वोट मिले हैं वो चुन लिया जाएगा। क्या ये सिस्टम पूरे वर्ल्ड में फॉलो होता है? क्या ये जो पॉलिसी है या ये जो पद्धति है क्या ये पूरी दुनिया में फॉलो की जाती है? ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जैसे किसी देश की भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति होती है उस हिसाब से ये चीजें की जाती हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें खर्चा भी तो बहुत सारा आता है ना इलेक्शंस में। इसके अलावा मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो कोई भी जो हम विधि अपनाएंगे इलेक्शन के लिए वो सरकार उस चीज के साथ एडजस्ट कर पाएगी या नहीं, उस हिसाब से ही वो कोई विधि बनाई जाती है, ठीक है। और हमारे देश के लोग उस विधि को समझ पा भी रहे हैं या नहीं। जैसे कि अगर हम इस चीज की बात करें, जो पहले जीतेगा या जो पहले जिसने ज्यादा जिसको वोट मिल गए वही जीतेगा, ये जो चीज है सब लोगों के दिमाग में बहुत आराम से आ जाती है कि भाई जिसको हम वोट दे रहे हैं उसको ज्यादा वोट मिलने चाहिए तो वो जीत जाएगा, सिर्फ ये चीज है। लेकिन इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है इसको भी समझेंगे हम। तो ये वाली जो चीज है इसमें क्या होता है, हम अपनी पसंद को व्यक्त करते हैं, मतलब हम कौन से प्रत्याशी को पसंद करते हैं, हम किस प्रत्याशी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे मेथड यूज करके उसको वहां तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पढ़ेंगे अभी हम, इस विधि के थ्रू चीजें होती हैं। अब ये जो विधि है इसके हिसाब से कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाती है। जैसे कि बड़े दल, कई बार क्या होता है बड़े दल जो होते हैं उनको लाभ पहुंचता है, कई बार जो छोटे दल होते हैं क्षेत्रीय दल उनको कई बार नुकसान उठाना पड़ता है इस चीज का। तो कई बार अल्पसंख्यक हो या फिर बहुसंख्यक उनको भी कई बार लाभ या हानि की कंडीशन उठानी पड़ती है, क्योंकि पूरा देश एक तरीके से आप देखते हो कि बट जाता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। भारत में चुनावों का इतिहास, अगर हम भारत में चुनावों के इतिहास की बात करें तो यहाँ पर पहला चुनाव हुआ था सन 1951-52 में और दूसरा चुनाव हुआ था 1957 में। लेकिन हमें स्पेशली कौन से चुनाव की बात करनी है, 1984 का जनरल इलेक्शन, यानी जो आम चुनाव होते हैं जिसमें पीएम डिसाइड होता है कि कौन देश का प्रधानमंत्री के पद पर बैठाना है, ठीक है, ये चीज के लिए। तो हम जो विधि अपनाते हैं यहाँ पर इसके लिए वो है जो सबसे आगे वही जीते, जो सबसे आगे वही जीते, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट इलेक्शन का मैंने आपको बता ही दिया है, 25 अक्टूबर से लेके 21 फरवरी तक ये चले थे। अब यहाँ पर हम पार्टी की अगर बात करें कि देखने वाली बात क्या है इसमें, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो सिस्टम है इसमें होता है कि
इसको बहुत अच्छे समझने की जरूरत है। ठीक है, पूरा जो देश है, ठीक है, पूरा जो देश है, वैसे आपको पता होगा पर मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। पूरा जो देश है उसको निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। ठीक है, सपोज हमारे पास लोकसभा में 543 सीट्स है, तो पूरे देश को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा? 543। ठीक है, बहुत ये इनको क्या बोला जाएगा? निर्वाचन क्षेत्र। और क्योंकि ये वाले जो चुनाव है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर संसदीय चुनाव की, तो हम बोलेंगे इनको संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में हम इन पूरे देश को डिवाइड कर देते हैं। और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक क्या होता है? प्रतिनिधि को सेलेक्ट होना होता है। ठीक है, यानी रिप्रेजेंटेटिव। ये चीज समझनी है, बहुत आराम से समझेंगे इसको। पूरा जो देश है उसको निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। कितने निर्वाचन क्षेत्रों में? जितने की सीट है। सीट कितनी है टोटल हमारे पास? सीट है हमारे पास 543, यानी 543 सीट है। और 543 सीट के लिए हमें 543 ही क्या चाहिए? मतलब हमें चाहिए बहुमत चाहिए। जो भी पार्टी बहुमत प्रूव कर देगी वो ही अपनी सरकार बना लेगी, यही तो चीज है। तो बहुमत कब होगी? जब उस पर्टिकुलर पार्टी के ज्यादा से ज्यादा जो प्रतिनिधि है वो आ पाएंगे। तो 543 है क्या ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स, और पूरे देश को हमने 543 ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया है। और हर किसी में से एक प्रतिनिधि जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा। खड़ा नहीं है प्रतिनिधि, प्रतिनिधि तो बहुत सारे हैं लेकिन सिलेक्शन एक का ही होगा। जैसे एग्जाम्स में होता है ना कि बच्चे तो बहुत सारे हैं, कैंडिडेट्स तो बहुत होते हैं, लेकिन सीट्स जो होती है, जो जॉब्स की अगर वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज में सपोज 5000 वैकेंसीज हैं, लेकिन बच्चे तो लाखों बच्चे भरते हैं, तो सिलेक्शन तो 5000 का ही होना है। तो इस तरीके से क्या है एक ही प्रतिनिधि का सिलेक्शन होना है, चाहे और कितने भी प्रतिनिधि उसके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हो। ये चीज समझने वाली है। समझ गए इतना कि पूरा देश हम क्या कर देते हैं? संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उनको बांट देते हैं और हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि जीत कर आगे आता है। तो इसको जिताने का काम कौन कर रहे हैं? हम लोग। क्या करके? वोट देकर। तो हम लोग क्या करते हैं? हम जाते हैं और वोट देकर आते हैं अपने पसंदीदा, जो हमारा भी जो प्रत्याशी हमारा पसंदीदा प्रत्याशी है उसको हम वोट देकर आ जाते हैं। अब फर्स्ट पास द पोस्ट में क्या होता है कि जो कैंडिडेट है, इसको बहुत अच्छे समझेंगे, या कह सकते हैं जो प्रत्याशी है वो जीत कब पाएगा? वो जीत तब पाएगा जब उसको औरों के कंपैरिजन में ज्यादा वोट मिलेगी। ठीक है, कितनी? औरों के कंपैरिजन में ज्यादा। यहाँ पर कोई एक नंबर डिसाइड नहीं है कि हमें कोई 25 वोट मिलेगी या हमें 250 वोट मिलेगी तभी हम उस पर्टिकुलर एरिया में जीतेंगे। नहीं, कितनी भी वोट मिलेगी मैटर ही नहीं करता। मैटर सिर्फ ये करता है कि अगर 5 या 6 कैंडिडेट खड़े हैं उस एरिया में, तो उनमें से आप कौन से नंबर पर हो। अगर आपको सबसे ज्यादा वोट मिली है आपके निर्वाचन क्षेत्र में, ठीक है, आपके निर्वाचन क्षेत्र में आपकी सबसे ज्यादा वोट है, मतलब इनको कम मिली है, चाहे वो एक वोट ही कम क्यों ना हो, पर ये जो है आपकी वोट से कम है, आपकी वोट इनसे कुछ भी, कितने भी नंबर ज्यादा है, तो फिर आप क्या हो जाएंगे? यहाँ पर वो प्रतिनिधि क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। तो इस तरीके से ही पूरे देश में सब लोग वोट करते हैं और जिसको जो प्रत्याशी पसंद है उस प्रत्याशी को वोट देकर आगे बढ़ाया जाता है। और फाइनली जब रिजल्ट आ जाता है तो फिर सब लोग खुश होते हैं कि भाई हमने जिसको वोट दिया था वो तो हो गया सेलेक्ट। तो यही सिस्टम है। इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो यही हम इलेक्शंस की बात करेंगे, 1984 के इलेक्शंस। ठीक है, इसमें कांग्रेस पार्टी जो थी उसको जीत हासिल हुई, है ना। लेकिन जीत में कुछ एक चीज है जो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। जीत में क्या चीज देखने को मिली कि 50% से भी कम वोट मिली पार्टी को, लेकिन फिर भी उसने 80% से ज्यादा सीट सिक्योर कर ली लोकसभा में। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि 50% से भी कम वोट है लेकिन सीट उसको 80% से भी ज्यादा मिल गई लोकसभा में? तो इसके पीछे क्या रीजन है? कांग्रेस पार्टी को 48% वोट पड़े थे, मतलब 48% टोटल नंबर जो था लोगों का, टोटल जो वोट्स थी, ध्यान से समझना इसको, टोटल जो वोट्स थी
उस टोटल वोट्स में से सिर्फ 48% लोगों ने किसको वोट किया? कांग्रेस को। फिर भी उसकी बहुत बड़ी विक्ट्री हुई और उसने अपनी पूरी सरकार बना ली। यानी 48% लोगों ने वोट किया और कितनी सीटें आ गई उसके हाथ में? 415 लगभग। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है। अब इस चीज को समझो जरा। दूसरी एक पार्टी हम देखते हैं, कौन सी पार्टी जो सेकंड नंबर पर थी, यह कह सकते हैं कि भाजपा की बात कर सकते हैं यहाँ पर। भाजपा को 7.4% लोगों ने वोट दिया और उसको जो सीट मिली वो थी सिर्फ 2, यानी सिर्फ 2 ही सीट वो सिक्योर अपनी कर पाई लोकसभा में। ऐसा क्यों? इसके अलावा एक और देखते हैं, माकपा। 5.7% लोगों ने इसको वोट किया, लेकिन फिर भी इसने 22 सीट सिक्योर कर ली। देखा कितना डिफरेंस है कि यहाँ पे लोगों ने ज्यादा वोट दिया 7.4%, लेकिन फिर भी सीट सिर्फ 2 ही मिली। लेकिन दूसरी एक और पार्टी है जिसको सिर्फ 5.7% लोगों ने वोट दिया, लेकिन उसने 22 जो सीट है वो सिक्योर कर ली, क्योंकि अपने निर्वाचन क्षेत्र में इन प्रत्याशियों को जो 22 हैं या फिर अदर भी हैं, जैसे कि हम बात करें तेलुगु देशम, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी एक पार्टी बहुमत या कह सकते हैं विपक्षी पार्टी के रूप में, ऐसे कौन सा टाइम था जब ये एक क्षेत्रीय पार्टी इतनी बड़ी पार्टी हो गई जो कि कांग्रेस के सामने एक विपक्षी पार्टी बन के सामने आई। तो ये थी तेलुगु देशम। इसको 4.1% लोगों ने वोट दिया था और 30 सीट्स इसने सिक्योर की थी। तो बहुत बड़ा नंबर था। सबसे ज्यादा 415 सीट मिली थी कांग्रेस को और उसके बाद दूसरे नंबर पर सीट मिली थी तेलुगु देशम पार्टी को, जो कि आंध्र प्रदेश की एक पार्टी है। तो एक पर्टिकुलर निर्वाचन क्षेत्र में जो मतदाता हैं जिन्होंने वोट दिया है, तो जिसको वोट पड़े हैं वो प्रत्याशी जो है वो बाकी प्रत्याशियों से कितने ज्यादा वोट उसको हासिल हुए। बस सिंपल सी फिलॉसफी ये है। ठीक है, जो आगे चलेगा वो ही जीत जाएगा। और पूरी सरकार बनाने की बात करें तो इस तरीके से 48% लोग, क्योंकि देखो 100% वोट तो कभी भी नहीं होता लोगों का, है ना। 100% वोटर्स कब आते हैं वोट देने, लेकिन जितने परसेंट थे उनमें से 48% जो है कांग्रेस को गए और बाकी के जो वोट हैं वो तो खराब ही हो गए, क्योंकि वो तो किसी काम आएंगे नहीं, वो लोग तो सेलेक्ट होके जाने हैं नहीं। ठीक है, क्योंकि सपोज एक क्लास में 5 बच्चों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, मॉनिटर का इलेक्शन हो रहा है, 5 या 6-7 जितने बच्चे हैं, तो उनसे पूरी क्लास ने जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया तो उन्होंने एक को कितने वोट दिए? बच्चे टोटल कितने थे? बच्चे थे सपोज 30 बच्चे थे। ठीक है, 30 में से एक को मिल गए कितने वोट? 8 वोट। एक को मिल गए 6 वोट, एक को मिल गए 3 वोट। ठीक है, इस तरीके से एक को मिल गया 1 वोट। तो अगर 30 सारे के सारे 30 बच्चों ने भी वोट नहीं दिए तभी भी कोई फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि ये वाला जो है इनको तो तीनों को जीतना है ही नहीं। तो सबसे बड़ी पार्टी या सबसे जो ज्यादा वोट सिक्योर करने वाला बच्चा है वो है ये। तो इस तरीके से ये मॉनिटर बन जाएगा। और अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो ये अपनी सरकार बना लेगा, क्योंकि बाकियों के कंपैरिजन में ये सबसे ज्यादा वोटों के से आगे चल रहा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी ये फिलॉसफी थी। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। अब इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैंने तो आपको प्रोसेस पूरा बता ही दिया है कि इस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी जो आगे चलेगा वही इस हिसाब से क्या होगा। एक चीज और याद रखनी है कि 1984 का जो जनरल इलेक्शन थे ये 8वीं लोकसभा के चुनाव थे। ठीक है, और जिसमें पीएम पद पर कौन आए थे बाद में? राजीव गांधी। ये भी आपको ध्यान रखना है, वैसे पूछा जाएगा नहीं बट फिर भी पता होना चाहिए। विशेष विधि है ये, और इस विधि में पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, और फिर हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि सेलेक्ट होकर आएगा और फाइनली जिस पार्टी के ज्यादा प्रतिनिधि होंगे या ज्यादा प्रत्याशी को वोट मिलेंगे उसी की सरकार बन जाएगी। ठीक है, यानी उसके दल की ही सरकार फिर बन जाएगी। ये तो आपको पता ही है। तो ये पूरा प्रोसेस था। अधिक वोट मिलने वाले को ज्यादा को आगे बढ़ाया जाएगा, यानी ज्यादा वोट मिलने वाले को ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। अब बात क्या आती है कि इसमें एक कंडीशन और भी है कि जरूरी नहीं है कि आप मैक्सिमम वोट यानी आपके प्रतिशत से आपकी सीट डिसाइड का कोई भी मैटर नहीं है। कम परसेंट होने के बाद भी ज्यादा सीट सिक्योर की जा सकती है। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि आपका अगर वोटर्स का परसेंटेज कम है
फिर भी आपकी सीट ज्यादा हो सकती है, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर वो प्रतिनिधि जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया में आगे चला है, तो उसने सीट सिक्योर अपनी कर ली है। ठीक है, बस इसमें तो प्रणाली, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, फिर रिप्रेजेंटेशन। तो प्रोपोर्शन से आप समझ ही गए होंगे, यानी किसी चीज का क्या है, ये हिस्सा है। ठीक है, किसी चीज का हिस्सा है, यानी वोट्स का हिस्सा है, जो वोटर्स ने वोट डाले हैं उनका हिस्सा है। हिस्सा तो है, ये तो क्लियर है। और अगर हिंदी में देखें तो समानुपात, यानी समान अनुपात में वोट, समान अनुपात में, यानी इक्वल क्या रहेगा, रेशो। अब देख लेते हैं कैसे काम करेगा ये। इस प्रणाली में प्रत्येक पार्टी चुनावों से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर लेती है। सपोज एक पार्टी है, उसको पता है कि मेरे पार्टी में कौन कौन लोग मुझे अपने आगे भेजने हैं। ठीक है, जो कि पार्टी में मतलब जो कि सरकार में जाने का काम करेंगे, और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची में वो चुन लेता है, जितनी सीटों का कोटा उसे दिया गया है। चुनावों की इस व्यवस्था को समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है। ये जो सिस्टम है ये बहुत सारी कंट्रीज में फेमस है, जैसे कि इजराइल हुआ, नीदरलैंड, इसके अलावा अर्जेंटीना और पुर्तगाल। इन सब कंट्रीज में ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ज्यादा सही है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि सबसे पहले तो ये बहुत बड़े एरिया पे अप्लाई नहीं हो सकता है ना। और अब ये प्रॉपर चीज है क्या, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा जो देश है उसको एक पूरे निर्वाचन क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। अच्छे समझना है। अगर हमने इंडिया की पर्सपेक्टिव की बात की थी, फर्स्ट पास द पोस्ट की, FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट की बात की, तो हमने पूरे देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में क्या कर लिया था, बांट लिया था। और हर किसी ने बोला कि एक एक तो जरूर आएगा जो वहां पर जीतेगा, जो संघर्ष करेगा, जो लड़ेगा, और फाइनली जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो आगे आएगा। लेकिन ये निर्वाचन क्षेत्र में क्या है, और स्पेशली ये हम बात कर रहे हैं इजराइल की। ठीक है, इजराइल और नीदरलैंड में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो क्या होगा, पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र में बांट लिया, और फिर क्या होगा, वोटिंग होगी। अब वोटिंग में हर इंसान फ्री है कि वो किसी को भी वोट दे सकता है, और यहाँ पर वोट दल को दिया जाता है, ना कि प्रत्याशी को। जैसे हमारे यहाँ पर प्रतिनिधि को वोट दिया जाता है ना, हम प्रतिनिधि यानी अपने प्रत्याशी को वोट देकर आते हैं जाकर, है ना, कि हम इस प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम ये कहता है कि प्रत्याशी को जिता और आगे भेजो सरकार में, क्योंकि वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम दल को जिताना चाहते हैं कि दल अपने आप देख लेगा कि तुम्हारा प्रत्याशी कौन रहेगा अपने हिसाब से। ठीक है, तो हम पर्टिकुलर दल को वोट देते हैं। हम चाहते हैं कि जिस दल को हम पसंद करते हैं वो दल शामिल हो जाए। और ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर कि जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे। यहाँ पर किसको कितने भी वोट मिले मैटर ही नहीं करता। किसी को 30% वोट मिले, किसी को 10 मिले, चाहे किसी को 1 मिले, चाहे किसी को 15 मिले, 2 मिले, 3 मिले, कुछ भी परसेंट वोट मिले, उस वोट के हिसाब से जो उसकी सीट है उसका अपना कोटा डिसाइड हो जाता है। यानी सभी को समान अनुपात में सीट दे दी जाएगी। सपोज इस पार्टी को जितनी भी वोट मिली है उतनी ही पार्टी जो उसकी संसद है वहां की, उसमें उसकी जो सीट है वो सिक्योर कर दी जाएगी। यहां से इस पार्टी को इतनी सीट मिली है तो इसका जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा उसे संसद में दे दिया जाएगा सीट के रूप में। इसके अलावा एक पर्टिकुलर पार्टी ये है, लोगों ने डिसाइड किया है कि हम इतने लोगों को संसद में भेजना चाहते हैं, तो इतने लोगों के परसेंटेज के हिसाब से सीट दे दी जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि इसमें हिस्सा दे दिया जाता है, और भागने यानी दौड़ लगाने वाली इसमें कोई बात नहीं है कि जो जीता उसको ही जगह मिलेगी। इसमें सभी सिर्फ लोगों से ही बोला जाता है कि तुम्हें क्या करना है, वोट देना है अपनी मनपसंद पार्टी को, और हम जिस पार्टी को जितना वोट मिलेगा उस हिसाब से उसका जो हिस्सा है वो मिल जाएगा उसको। ये चीज है, बहुत सिंपल सी बात ये है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र में देखा जाता है, और फिर वोट होता है, और फिर प्रत्याशी जो है, और बाद में जब पार्टीज को पता चलता है कि हमें कितने प्रत्याशी भेजने हैं। पहले उन्होंने एक सूची बनाई थी ना, मैंने आपको बोला था, उन्होंने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई थी लोगों की,
तो प्रत्याशियों की लिस्ट उन्होंने पहले से रेडी कर रखी है, लेकिन उनको जरूरी नहीं है कि वो पब्लिक करे। जैसे हमारे यहाँ पर प्रचार होता है प्रत्याशी को लेके कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को वोट दी जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए, ऐसे यहाँ पर प्रत्याशी को नहीं, यहाँ पर दल को वोट देने का रूल है और दल को वोट दिया जाता है। फिर बाद में दल डिसाइड कर लेगा कि हम कौन से प्रत्याशियों को भेजेंगे, हमारे जो प्राथमिकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। इसी को बोलते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी समानुपात में क्या कर देंगे, सीट मिल जाएगी। इस प्रणाली में किसी भी पार्टी को उतने ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उसको वोट पड़ते हैं। ठीक है, इस प्रणाली में क्या होता है, जितने प्रतिशत क्या मिली है, वोट पड़े हैं, उसी के हिसाब से सीट मिल जाती है। ये कह सकते हैं उतनी प्रतिशत सीट मिल जाती है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन इसमें उस एरिया की बात हो रही है जहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी जनसंख्या नहीं है। इंडिया जैसी जनसंख्या नहीं है, इंडिया जैसे कंट्री के लिए ये चीज फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दो प्रकार होते हैं। पहला टाइप अगर देखें तो ये जो मैंने अभी डिस्कस किया है, इजराइल और नीदरलैंड वाला है। ठीक है, इजराइल और नीदरलैंड वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया कि इसमें इन दोनों ही कंट्रीज में क्या होता है कि पूरे देश को एक ही निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है और फिर लोगों से वोट करने के लिए कहा जाता है। जिस हिसाब से, जिस अनुपात में वोट आते हैं, उसी अनुपात में लोगों को सीट, पार्टीज को सीट बांट दी जाती है। और जब पार्टीज को सीट बांट दी जाती है तो उनको पता है कि हमें 30 लोग भेजने हैं। ठीक है, क्योंकि जब वोट आए तो वोट की काउंटिंग हुई, काउंटिंग होने के बाद पता चला कि इस जो दल है, इस पॉलिटिकल पार्टी जो है, इसको 30 सीट मिली है, तो पार्टी के पास अपनी लिस्ट रेडी है और वो 30 लोगों को तुरंत भेज देता है। ये चीज है। दूसरा हम देखें तो ये है अर्जेंटीना और पुर्तगाल का सिस्टम। सेम ही चीज है, सेम ही विधि है, लेकिन सिर्फ एक अंतर है। ये जो पूरा हमने इजराइल और नीदरलैंड में क्या देखा है कि एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, निर्वाचन क्षेत्र बांट दिया जाता है। ठीक है, यानी पूरी कंट्री को क्या कर दिया जाता है, बहुत से निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, निर्वाचन क्षेत्रों में। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा। हर एक क्या करेगा, प्रत्याशियों की सूची बना लेगा, यानी हर एक जो निर्वाचन क्षेत्र है वो अपने पास लिस्ट रखेगा अपने अपने प्रत्याशियों की, और जब भी वोट हो जाएगी और काउंटिंग होगी वोट की, और लास्ट में पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर उसको इतनी सीट मिली है पार्टी को, तो वो उसके पास जो अपने प्रत्याशी होंगे उसकी लिस्ट रेडी होगी जिनको वो भेजना चाहता है आगे, तो बस वही चीज हो जाएगी। इसमें बस ये है कि इजराइल वाले में ये था कि पूरी कंट्री को एक निर्वाचन क्षेत्र माना था, और इसमें क्या होता है, इसमें पूरी कंट्री को निर्वाचन क्षेत्र ना मान के अलग अलग एरिया में डिवाइड कर दिया पहले, उसके बाद वहां से सब लोग निकल कर आए। ठीक है, कह सकते हैं कि अपना अलग अलग तरीके से उन्होंने लोगों को सेलेक्ट करा है कि इस पर्टिकुलर एरिया में हमें रूल करना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर होता है काम। नेक्स्ट एक चीज और देखते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखें इजराइल की बात, तो यहाँ की जो विधायिका है इसको क्या कहा जाता है, जैसे यहाँ पर संसद कहा जाता है ना, इसको नेसेट कहा जाता है, और इसका सिलेक्शन 4 साल के लिए होता है। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया में जो संसद है, या कह सकते हैं लोकसभा जो है, ठीक है, उसमें जो सदस्य का चुनाव होता है वो कितने साल के लिए होता है? लोकसभा, स्पेशली ध्यान रखना लोकसभा। यहाँ पर मेन चीज क्या है, प्रत्याशी का ध्यान नहीं दिया जाता, यहाँ पर फोकस होता है लोगों का दल के ऊपर। दल डिसाइड कर लिया, क्योंकि उनको दल पे इतना भरोसा होता है कि दल अपने प्रत्याशी अच्छे ही लेकर आएगा। ठीक है, बस ये चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट। एक विधि देखी थी, वो इजराइल और अर्जेंटीना जैसे देशों के लिए थी, लेकिन इंडिया में भी ये वाली विधि फॉलो होती है, लेकिन इसका थर्ड तरीका यूज होता है। ठीक है, जो दोनों से बिल्कुल मैच नहीं करता, अलग ही है। जैसे कि राज्यसभा का चुनाव होता है, उसमें भी ये चीज देखने को आपको मिलेगी, अभी डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, कई चुनाव है जिसमें देखने को ये चीज मिलती है।
तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब सर्वाधिक वोट पाने वाली पार्टी, और प्रोपोर्शनल जो विधि है रिप्रेजेंटेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि जो पूरा देश है इसमें वो छोटी भौगोलिक यूनिट्स में बट जाता है। यूनिट्स का मतलब है यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र में या फिर जिला जिसको बोल सकते हैं। यहाँ पर बड़े भौगोलिक क्षेत्र को ही एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, पूरे के पूरे देश को ही एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है, और यहाँ क्या होता है, एक निर्वाचन क्षेत्र से अनेक प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। ठीक है, अनेक प्रतिनिधियों का सिलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि हमें एक को थोड़ा ना जिताना है। अब यहाँ पे सपोज 1,00,000 लोग हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, वो 1,00,000 लोग एक ही पार्टी को थोड़ा ना वोट देके आएंगे, अलग अलग पार्टीज को वोट देंगे। तो इसलिए जो प्रतिनिधि भी निकल कर आएंगे वो भी बहुत सारे निकल कर आएंगे। यहाँ पर क्या है, क्योंकि छोटी छोटी यूनिट्स है, यहाँ से एक एक प्रतिनिधि आएगा, यहाँ से बहुत सारे प्रतिनिधियों का सिलेक्शन होगा। यहाँ के जो वोटर्स हैं वो प्रत्याशी को वोट देते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो, और यहाँ पर किसे वोट दिया जाता है, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया जाता है। ठीक है, अगला देखें तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। राजनीतिक पार्टी को प्राप्त वोटों के का जो अनुपात होता है उससे ज्यादा या फिर कम सीट भी मिल सकती है। कहां पर? विधायिका में। कहां पर? विधायिका में। ठीक है, जो मैंने बताया था आपको कि 48% वोट पड़ी है लेकिन सीट 80% सिक्योर कर ली, तो इनका जो अनुपात है वो अलग अलग है ना। ये इसका अनुपात तो कम है वोट का, 48% लोगों ने दिया, लेकिन सीट का अनुपात तो ज्यादा है ना, तो प्राप्त वोट का अनुपात उससे ज्यादा कम या ज्यादा सीट हो सकता है। लेकिन अगर समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो यहाँ पर जिस पार्टी को जितने मत प्राप्त हुए हैं, यानी जितने वोट प्राप्त हुए हैं, उसी के ही अनुपात में क्या मिल जाएगी, विधायिका में सीट मिल जाएगी। ठीक है, इसीलिए तो इसको समानुपात बोला है, यानी समान अनुपात में सीट मिलना, जितना प्रतिशत, जितने प्रतिशत वोट उतना प्रतिशत सीट, जबकि एफपीटीपी में ऐसा नहीं है। यहां पर जरूरी नहीं है कि जो प्रत्याशी है उसको वोटों का बहुमत मिले, लेकिन यहां पर इसको वोटों का बहुमत मिल जाता है विजयी प्रत्याशी को। ठीक है, जैसे कि इजराइल या फिर नीदरलैंड, और ये है जैसे कि यूके और इंडिया। राज्यसभा चुनाव, अभी हमने बात की कि जो ये वाली विधि है समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ये विधि हम राज्यसभा चुनाव में अपनाते हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से अपनाते हैं। ठीक है, वो देखने में एक तरीके से कह सकते हैं कि इस विधि का थर्ड रूप यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और जो तरीका है जिसको हम यूज करते हैं उस तरीके को बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसको बोलते हैं हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, अब होता क्या है आपको पता ही है कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या फर्क है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है पर राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। 6 साल के लिए सिलेक्शन होता है, जिसमें से हर तीसरे साल में जो 1/3 मेंबर्स है वो रिप्लेस हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह पे दूसरे मेंबर आते हैं। तो दूसरे मेंबर आएंगे, कुछ मेंबर जा रहे हैं तो कुछ मेंबर आएंगे भी ना, तो उनको लाने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है, जो तरीका यूज होता है, उसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, आपको पता ही है कि हर राज्य का राज्यसभा में सीट्स का एक कोटा होता है कि इस पर्टिकुलर राज्य से इतनी सीट है। ठीक है, इतने मेंबर्स होंगे, तो सीट्स का क्या होता है, कोटा। हर राज्य से इतने मेंबर आने हैं, ये एक कोटा होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जितने लोग रिप्लेस होने होते हैं उसके लिए क्या करना पड़ता है, वोट करना पड़ता है। इसको देखेंगे ध्यान से,
राज्यों की जो विधानसभा है उसके सदस्यों द्वारा इन सीटों के लिए क्या होता है, चुनाव होता है। ठीक है भाई, पहले तो बताया जाएगा ना कि कौन से मेंबर जा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही क्या हो जाता है, चुनाव हो जाता है। जैसे कि और वो जिसको सेलेक्ट करते हैं विधायक, विधायक जिसको आगे लाना चाहते हैं उनके लिए वो वोट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज राजस्थान है, राजस्थान के 200 विधायक हैं। सपोज कोई भी स्टेट हो सकता है, राजस्थान के 200 विधायक हैं। ठीक है, जिनको 4 सदस्यों का चुनाव करना है। कितने? 4 मेंबर्स का चुनाव करना है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक स्टेट से सारे लोग निकाल दिए। मैंने बोला है कि रिटायर हो जाते हैं ना 1/3, तो रिटायर तो हो जाते हैं, तो एक ही स्टेट से सारे लोगों को थोड़ा ना निकालेंगे, कई सारे स्टेट में से थोड़े थोड़े लोगों को हटाया जाता है। ठीक है, और उनकी जगह फिर दूसरे लोग आते हैं। तो उस राज्य, पर्टिकुलर राज्य से लोग हटे हैं, उसी राज्य के जो विधानसभा के जो सदस्य हैं वही क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। तो इसके लिए जो एक फॉर्मूला है वो क्या है, सपोज जो भी पर्टिकुलर स्टेट है उसके जो टोटल विधायक हैं, और ये विधायक का सिलेक्शन कैसे होता है, ऑलरेडी मेंशन होता है कि इस पर्टिकुलर राज्य से इतने विधायक आने ही आने हैं। तो सपोज उस पर्टिकुलर राज्य के विधायक इतने हैं, जैसे कि राजस्थान की अगर हम बात लें तो उसमें क्योंकि 4 लोगों का सिलेक्शन करना है, तो उसको इस फॉर्मूला की हेल्प से क्या कर दिया जाता है, 40+1 इस तरीके से वोट उसमें एक एक सबका ऐड हो जाता है। तो ऐसे ऐड हो गया वोट, और फाइनली जो उनके पास जो उम्मीदवार है उसका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, और जब काउंटिंग होती है लास्ट में, तो उम्मीदवारों को जो वरीयता मिलती है कि पहले नंबर पे सपोज 4 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो मेरी चॉइस पहले नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर मेरी चॉइस ये है, तीसरे नंबर पर ये है, और चौथे नंबर पर ये है। तो पहले ये देखा जाता है कि फर्स्ट जो चॉइस है वो कितने लोगों की है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि फर्स्ट चॉइस जो है उसको फर्स्ट चॉइस के रूप में कितने लोगों ने सेलेक्ट किया है। और अगर कोई 4th चॉइस पर आता है कि एक व्यक्ति है जिसको सबने लास्ट 4th नंबर पर रखा है कि 4th चॉइस है, तो फिर उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, वो तो हट ही गया है, तो यहाँ पर फर्स्ट चॉइस का ध्यान रखा जाएगा। तो पहली चॉइस के हिसाब से ये वाले लोग हटते चले जाएंगे, और जो फाइनली बचेगा वो क्या होगा, हमारा उम्मीदवार। ठीक है, अधिक वोट से जीत की जो प्रणाली है वही क्यों स्वीकार की गई, तो इसके बहुत सारे रीजन हैं। बाकी जो प्रक्रियाएं देखी हमने वो काफी जटिल है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स उनमें देखने को मिला है, लेकिन ये जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये लोगों को इजीली समझ में आ जाती है। ठीक है, बहुत आसान है लोगों के समझने के लिए कि जाकर वोट देकर आना है, बाकी बाकी हमें पता चल ही जाएगा कौन जीता है। हमें तो सिर्फ अपने प्रत्याशी को जिताना है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करेंगे उस प्रत्याशी को जिताने के लिए, है ना। यही तो होता है ना कि जब पूरा प्रचार होता है, प्रचार किया जाता है, तो ये तो होता है कि तुम्हें इस वाले प्रत्याशी को वोट देना है। पूरे एरिया में बात हो जाती है कि नहीं, इस प्रत्याशी को ही वोट देकर आनी है, ताकि उसको ज्यादा वोट मिले और वो आगे उसको भेजा जा सके। सबसे ज्यादा वोट वाली जो प्रणाली होती है उसको हमने अपनाया है, क्योंकि लोगों को विशेष ज्ञान इस बारे में नहीं होता। ठीक है, अगर दूसरा चीज फॉलो करेंगे हम कोई और सिस्टम, तो उसका ज्ञान ज्यादा हो नहीं पाएगा। इसलिए जो इजी तरीका है उसी को फॉलो करना सही है, बहुत ज्यादा आसान तरीका है, और लोगों के पास एक स्पष्ट विकल्प भी हो जाता है। ठीक है, उनको पता होता है कि उनको वोट किसको देना है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन उनके सामने होती ही नहीं है, और उनको सिर्फ ये बताना है कि हमें कौन सा दल है जिसको हमने एक्सेप्ट किया है। इसके अलावा प्रत्याशी से उनको इतना लगाव होता है कि प्रत्याशी को देखकर ही तो वोट दी जाती है, फिर मैटर नहीं करता कि और हाँ, 2 तरीके से लोग सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रत्याशी को वोट देनी है क्योंकि ये अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम करता है, और दूसरा देखा जाता है दल। लेकिन जो हमारी वोट जाती है वो किसको जाती है, प्रत्याशी को, ताकि जिस दल से वो जुड़ा हुआ है उस दल को आगे भेजा जा सके, उसकी सरकार बन सके, क्योंकि फाइनली तो दल की ही सरकार बनेगी ना, उस पर्टिकुलर प्रत्याशी की थोड़ी ना बनेगी, वो तो हमारी तरफ से जा रहा है। इस तरह से जितने ज्यादा प्रत्याशी उस पार्टी के होंगे उनकी सरकार फिर बन जाएगी। दूसरी बात यह है, कार्यपालिका जो होता है, कार्यपालिका जो है उसको विधायिका में क्या चाहिए होता है, बहुमत।
और ये जो बात है, ये लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। तो इसलिए समानुपातिक जो प्रणाली है वो तो यहाँ पर अपनाई जा ही नहीं सकती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लोगों के लिए। एक स्थायी सरकार अगर चाहिए तो ये वाली FPTP जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, सही ढंग से चुनाव हो जाता है। लेकिन कई बार क्या देखने को मिलता है कि इस प्रणाली में बहुत सारी चीजें पीछे रह जाती हैं, जैसे कि कुछ छोटे ग्रुप जो होते हैं वो इतना अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन अच्छी बात क्या देखने को मिलती है कि जो बहुत सारे सामाजिक वर्ग हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं और एक साथ जुड़कर वो क्या करते हैं, सरकार बनाने में मदद करते हैं, यानी हेल्प करते हैं, जो कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा है कि ज्यादातर 2 ही पार्टीज होती हैं हर कंट्री में। अगर इस चीज को भी देखें कि अब की बार ये वाली सरकार बनी है तो दूसरी बार जो है वो उसकी विपक्षी सरकार ही आएगी, ज्यादातर ये तो देखने को मिलता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं द्विदलीय जो प्रणाली है, द्विदलीय जो व्यवस्था है, ये उभर कर आई है, कई बार देखने को मिला है, ठीक है। कुछ और चीज भी देखते हैं। 1989 के बाद गठबंधन की राजनीति की अगर बात करें, गठबंधन की राजनीति क्या है, इसमें क्या होता है, जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हो पाती तो बहुत दूसरी जो पार्टीज होती हैं वो उसको सपोर्ट करती हैं, और सपोर्ट करने के साथ साथ क्या हो जाता है, फिर गठबंधन की सरकार बन जाती है। जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि बहुत सारे जो वर्ग हैं वो एक साथ आते हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टी अलग अलग मान्यता है, पर फिर भी एक साथ आ रहे हैं राष्ट्रहित के लिए, सरकार बनाने के लिए। तो गठबंधन देखने को मिलता है, गठबंधन की सरकार यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण यानी रिजर्वेशन मिलना। हमारे संविधान में पहले से मेंशन है कि सभी वर्गों को पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए और समान प्रतिनिधित्व देने के ही एक प्रयास है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था को अपनाया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी जो है वो केवल उसी समुदाय या फिर उसी सामाजिक वर्ग का होगा जिसकी सीट आरक्षित है, उसकी जगह पर कोई और व्यक्ति नहीं आ सकता। जैसे कि अगर मैं बात करूं ब्रिटिश इंडिया की, तो डिमांड की गई पृथक निर्वाचन मंडल की। अब पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर समुदाय से ही क्या होगा, जो उम्मीदवार है या फिर प्रत्याशी है और जो वोटर्स हैं यानी वोट देने वाले लोग हैं वो भी उसी समुदाय से ही रिलेटेड होंगे। तो इस व्यवस्था को सही नहीं समझा गया, इसलिए बाद में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र लाया गया, जिसमें एक पर्टिकुलर समुदाय का प्रत्याशी होगा, लेकिन जो उसको वोट देंगे उसमें सभी ग्रुप शामिल होंगे। उसमें कोई भी ऐसा एक ग्रुप नहीं होगा कि सिर्फ वो ही ग्रुप वोट देगा, सभी ग्रुप शामिल होंगे। तो इससे इस चीज को आगे, इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो कुछ एक ग्रुप्स हैं, SC/ST ग्रुप्स हैं, इसके अलावा महिलाएं हैं, ठीक है। चाहे कोई भी ग्रुप हो, सभी को क्या मिला यहाँ पर, आरक्षण। यानी इतने लोग इतनी सीट्स पर जरूर ही होंगे, ताकि सभी का इक्वल पार्टिसिपेशन रहे और किसी को भी अलग रहने वाली सिचुएशन नहीं लगे, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर बात करें तो स्टार्टिंग में जब संविधान बना था तो 10 इयर्स के लिए इसको लाया गया था, लेकिन फिर संशोधन के साथ इसको हर बार आगे बढ़ा दिया गया और इसकी अवधि जो है इसको आगे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, 41 है ST के लिए और 1/3 जो है 1/3 जो सीट है उस पे महिलाओं की भागीदारी रखी गई है, ठीक है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अब मेन बात आती है कि क्या ऐसा कोई आयोग होगा, क्या ऐसी कोई चीज होगी जो कि, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ठीक है सारी चीजें ठीक चल रही है, हमने विधि देख ली है, पद्धति देख ली है कि उस पद्धति के माध्यम से हम सिलेक्शन करेंगे लोगों का, अपने प्रतिनिधियों का सरकार बनाने के लिए, लेकिन इसके लिए एक कोई कमेटी, कोई कमीशन, कुछ इस तरीके की चीज होनी चाहिए। तो वो हमारे पास है, वो है निर्वाचन आयोग, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, परिसीमन आयोग। किसको आरक्षण कैसे देना है, कौन से एरिया में कितना आरक्षण चाहिए, इन सब चीजों को कौन देखता है, परिसीमन
आयोग यही डिसाइड करता है पूरे देश में कि निर्वाचन क्षेत्र में सीमा खींचने का काम यही करता है, मतलब कौन सा निर्वाचन क्षेत्र कहाँ एंड होगा, उसकी बाउंड्रीज क्या होगी, ये सब परिसीमन आयोग ही डिसाइड करता है। ठीक है, और ये परिसीमन आयोग किसके साथ मिलकर काम करता है? निर्वाचन आयोग के साथ। ठीक है, तो एक निष्पक्ष चुनाव अगर करवाने हैं तो इन दोनों को साथ मिलकर काम करना होता है। इसके अलावा आरक्षण किस एरिया में देना है, कितना आरक्षण देना है, इन सब चीजों को भी परिसीमन आयोग ही देखता है। और ये डिसाइड करने के लिए पहले उस एरिया की जनसंख्या देखी जाती है कि उस पर्टिकुलर वर्ग के की जनसंख्या उस एरिया में कितनी है, उसी हिसाब से सीट्स डिसाइड हो जाती हैं कि कितने लोग उसमें शामिल होने चाहिए या फिर प्रत्याशियों को से रिलेटेड जनसंख्या को इसमें देखा जाता है। चाहे कोई भी वर्ग हो, उनको पहले कंसीडर किया जाता है अच्छे से, तभी परिसीमन आयोग जो है वो उस चीज के ऊपर ध्यान देती है। इसके अलावा जो परिसीमन आयोग है ये और क्या चीज करता है, ये टाइम टू टाइम चीजों को देखता रहता है और अगर इसको लगता है कि कहीं पर कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है तो वो इसमें परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, तो सभी को पता है कि कोई भी देश अच्छे से तभी चल पाएगा जब उसकी सरकार एकदम बढ़िया तरीके से बढ़िया सरकार होगी और लोगों को डिसाइड करने दो कि कैसी सरकार चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया होना जरूरी है। नहीं तो लोकतंत्र की जो आत्मा है वो ही नहीं रहेगी अगर स्वतंत्र जो वो है चुनाव प्रक्रिया ठीक से नहीं काम कर पाई तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसमें सभी लोगों को अधिकार दिया जाता है, राइट टू वोट। ठीक है, राइट टू वोट जो अधिकार है सभी लोगों को पता है उसके लिए कितने ज्यादा संघर्ष लोगों को झेलना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि एक सिटीजन होने के नाते यानी एक नागरिक होने के नाते हमें कुछ अधिकार और कुछ चीजें मिली होनी चाहिए। उन अधिकारों में से एक इम्पोर्टेंट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी हमारा पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, हर नागरिक का होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे कुछ एक इम्पोर्टेंट चीजों की, जैसे कि 1989 तक 21 साल जो है ये उम्र रखी गई थी वोट देने की, लेकिन कुछ टाइम बाद इसको चेंज कर दिया गया। 1989 में ही एक संशोधन किया गया। मैंने बोला ना 21 साल 1989 तक, अब 1989 में ही क्या हुआ, संशोधन हुआ और जो उम्र है उसको घटाकर कितना कर दिया गया, 18 साल कर दिया गया। ठीक है, तो ये एज है जिसमें वोट कोई भी इंसान दे सकता है, वो इस लायक हो जाता है इंसान कि वो सोच समझकर वोट दे सके। ठीक है, तो 18 साल वयस्क मताधिकार की क्या कह सकते हैं कि एज डिसाइड की गई, जिसमें कि समानता, कोई भी किसी को अमीर गरीब और किसी कास्ट वगैरह या फिर कोई रिलीजन किसी भी आधार पर यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया गया वोट देने में। हालांकि जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें कुछ चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि गरीब लोग हैं वो कई बार लोगों के प्रेशर में और पैसे की वजह से वोट दे देते हैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को, या फिर बहुत सारी चीजें देखने को मिली है, ये अलग चीज है, खैर ये ड्रॉबैक्स में है। लेकिन जो वोट राइट टू वोट है वो 21 साल से घटा करके 18 साल में कर दिया गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कौन से ईयर में कम एज कही गई थी, 18 साल कर दी गई थी, तो ये थी 1989। ठीक है, इसके अलावा चुनाव कौन लड़ सकता है, इस चीज को लेकर भी चीजें हुई, तो चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु वगैरह ये सब कुछ डिसाइड की गई। तो लोकसभा जो चुनाव है तथा जो विधानसभा चुनाव है इसमें कम से कम आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स तो होनी ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज हैं, अब कोई अपराधी प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए, जेल वगैरह में कोई जाना नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें भी हैं। और चुनाव लड़ने के लिए कौन सी चीज मैटर नहीं करती,
और प्रतिबंध नहीं है वो है आपकी कितनी सैलरी है, आप कितनी शिक्षित हो, इसके अलावा आप कौन से वर्ग से हो या फिर आपका जो जेंडर है वो क्या है। ये कोई भी चीजें मैटर नहीं करती, कितनी भी आय हो आपकी या फिर आप पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे नहीं हो, तो ये सब चीजें मैटर नहीं करती। मैटर करता है कि आपकी उम्र कितनी है, इसके अलावा आपका किसी आपराधिक एक्टिविटी में तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं लोकसभा विधानसभा सदस्य बनने के लिए संविधान में तय की गई योग्यता है, जैसे कि वो भारत का नागरिक हो, 25 साल पूरे कर चुका हो, लाभ के पद पर न हो, पागल दिवालिया न हो या फिर आपराधिक प्रवृत्ति में लीन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं चुनाव प्रक्रिया में, यानी एक मशीनरी चाहिए हमें, एक ऐसी चीज चाहिए जिसके जो निगरानी कर सके, सारे काम कर सके, तो वो है हमारा चुनाव आयोग। ठीक है, जिसको हम निर्वाचन आयोग भी कह सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसी बोला जाता है इसको, इलेक्शन कमीशन देश का। तो चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। इसके अलावा चुनावों की तिथि, आवेदन करना, नाम वापस लेना, चुनाव का प्रचार कब तक करना है, कैसे करना है, आचार संहिता से रिलेटेड और तय, ये सब चीजें तय करता है, तिथि तय करता है, डेट डिसाइड करता है, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो ये सब देखता है। इसके अलावा काउंटिंग होती है एंड में, और चुनाव परिणाम घोषित करना, ये सब काम यही करता है। चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा मतदान केंद्रों की स्थापना भी की जाती है। तो जो इलेक्शन कमीशन है उसका जो काम है वो बहुत ही बड़ा है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी के ऊपर ही ये पूरी नींव टिकी है इलेक्शंस की। अब हम बात करें कि इस बारे में कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है, तो 324 आर्टिकल है। इसके अंदर बताया गया है कि जो निर्वाचन है उसकी निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार करना, निर्देशन, नियंत्रण और जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है वो किए जाएंगे, ये दिया गया है आर्टिकल 324 में। और 324(1) में क्या चीज मेंशन है कि संविधान में संसद हो या फिर राज्य के विधानमंडल, इन सब में जब भी चुनाव होंगे, निर्वाचन के लिए जब भी चीजें होंगी, या फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद का निर्वाचन हो, तो इसमें निर्वाचन नामावली जो तैयार करने का काम है वो क्या करेगा, एक आयोग होगा वो इस काम को करेगा। तो यहाँ पर एक आयोग का नाम तो मेंशन किया नहीं गया, लेकिन वो आयोग कौन सा आयोग है, इलेक्शन कमीशन ही है। आर्टिकल 324(1) में ये मेंशन है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको बिल्कुल पता होने चाहिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि जब कोई आयोग होता है तो उस आयोग का कोई एक अध्यक्ष भी होगा। ठीक है, तो एक होता है कौन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। अब ये जो चुनाव आयोग है इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में। और आपसे पूछ लिया जाए प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये थे सुकुमार सेन। ठीक है, तो एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। इसके अलावा पहले तो नहीं था, पर बाद में फिर 2 लोगों को और ऐड किया गया। ठीक है, इसी की हेल्प करने के लिए, यानी अन्य निर्वाचन अधिकारी भी आए 1989 में। उसके बाद फिर से इन दोनों को हटा दिया गया और दोबारा से फिर से ले आया गया 1993 में। इन 2 मेंबर्स को फिर से लाया गया। ठीक है, 89 में इनको हटा दिया गया और फिर 93 में उनको फिर से ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो चुनाव आयुक्त जो है 2 और थे हेल्प करने के लिए। तो ये एक तरीके का कैसा ऑर्गेनाइजेशन बन गया, बहुसदस्यीय है, यानी किसी एक का प्रभुत्व नहीं है, काफी मतलब 3 मेंबर हैं इसमें, ये चीज आई। तो इस तरीके से जो मेंबर्स हैं वो बढ़ते चले गए। 1993 में फिर 2 निर्वाचन आयुक्तों को फिर से लाया गया और फाइनली ये बहुसदस्यीय एक संस्था हो गई। अब बहुसदस्यता होने का क्या फायदा था कि जो मुख्य चुनाव अधिकारी है उसका कॉन्फ्लिक्ट और इसका कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मतलब ये जो 2 हैं वो आपस में मिलकर अच्छे से काम कर सकें। लेकिन हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स तो चलते ही रहते हैं, मतभेद तो चलते ही रहते हैं। और मतभेद किस चीज को लेकर होता था कि जो शक्ति है वो किसके पास ज्यादा है, यानी इनमें से ज्यादा पावरफुल कौन है। अगर कोई मैटर होता है तो कौन डिसाइड करेगा कि क्या सही है, तो ये चीज जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करी। सुप्रीम कोर्ट बीच में आ पड़ा इस चीज के समाधान के लिए। तो यही वाली बात है, सबसे ज्यादा जो पावर है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास होती है या फिर किसके पास होती है, तो यही चीज डिसाइड करनी थी लोगों को। नेक्स्ट हम बात करें
अध्यक्ष की तो आपको पता ही है कि मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी है उसी का ही वही अध्यक्ष बनेगा, वही अध्यक्षता करेगा, ठीक है। और इसको ही ज्यादा शक्तियां प्राप्त होती हैं, ये भी पता ही है। तो ये चीज है। अब आगे आ जाता है यहाँ पर राष्ट्रपति का रोल, कि ये जो मुख्य चुनाव अधिकारी है या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त है, इसमें राष्ट्रपति का क्या रोल है। तो राष्ट्रपति ही क्या करता है, इनकी नियुक्ति करता है। इसके अलावा हटाने का काम भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और अगर इनकी उम्र की बात करें तो 65 साल और 6 वर्ष का इनका टाइम होता है, यानी 6 वर्ष के लिए इनको 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए इनको काम करना होता है। इनमें से जो भी पहले आ जाए तो ये अपनी जो सर्विस है उससे हट जाते हैं। सपोज किसी की उम्र है 64 साल और उसने अपनी उम्र पूरी कर ली है, वो 65 का हो चुका है, तो उसको पद खाली करना पड़ेगा। या फिर वो 65 का नहीं हुआ है और उसने 6 साल पूरे कर लिए हैं तो भी उसको अपने पद से हटना पड़ेगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। इसके अलावा बात ये है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको उसके पद से कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, विशेष बहुमत प्राप्त करना पड़ेगा पहले, ठीक है। यानी विशेष बहुमत पारित किया जाएगा और पूरा प्रोसेस चलेगा और उसके बाद फिर इसको हटाया जाएगा, ठीक है। और उसको हटाने की पावर किसके पास होती है, फाइनल पावर राष्ट्रपति के पास। तो आपको पता है ये सूची जारी करना, ये सब जो काम है ये करता है इलेक्शन कमीशन। लेकिन जो कि पार्टीज है, आपको पता ही है कि कितनी बात मानी जाती है। इसके अलावा चुनाव चिन्ह देने का काम भी यही करता है, पता ही है आपको ये भी चीज। मान्यता प्रदान करना दलों को, ये काम भी इसके द्वारा किया जाता है। तो निर्वाचन आयोग के पास बहुत ही कम कर्मचारी होते हैं, बहुत ही मतलब लिमिटेड कर्मचारी होते हैं, सीमित कर्मचारी होते हैं, ठीक है। और निर्वाचन जो आयोग है वो ही उसके पास पूरा का पूरा अधिकार होता है इन अधिकारियों को ट्रांसफर करने का या इनका ट्रांसफर रोकने का, ठीक है। तो ये सब चीज भी इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में कई बार चुनाव आयोग से क्वेश्चन आ ही जाता है कोई ना कोई, ये चीज थोड़ी सी 1-2 चीज ध्यान रखनी है। अब निर्वाचन आयोग को इतनी शक्ति क्यों दी गई है, क्यों इसलिए दी गई है ताकि जो संवैधानिक संरचना है यानी संविधान में जो चीज मेंशन है उसमें थोड़ी सी सुरक्षा हो सके। अब जब पता होगा कि हमारे ऊपर एक इलेक्शन कमीशन है तो जो दल हैं वो थोड़ा सा चीजों को देख के काम करेंगे, ठीक है। अभी तक जो इलेक्शंस हैं सब में इलेक्शन कमीशन का रोल काफी देखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि जो इलेक्शन कमीशन है ये जो चुनाव आयोग है ये पूरे देश के लिए जब आम चुनाव होते हैं सिर्फ उन्हीं को देखता है। जब राज्यों में चुनाव होते हैं तो उसको राज्य का चुनाव आयोग देखता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि राज्य के जो इलेक्शन होते हैं उसमें ये वाला चुनाव आयोग इंपॉर्टेंट रोल देता है या फिर राज्य का चुनाव आयोग। तो आपको आंसर देना है कि राज्य का जो चुनाव आयोग है उसमें पार्टिसिपेशन उसका होता है, राज्यों में जब चुनाव कंडक्ट होते हैं तो, ठीक है, या फिर राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो। नेक्स्ट हम देखते हैं चुनाव प्रणाली की विशेषताएं। इसमें कुछ एक चीज है कि इस प्रणाली में काफी फायदे भी हैं, जैसे कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो है वो लोगों के लिए काफी आसान रहा है समझना इसको। देश की सुरक्षा, देश के लिए कोई एक उत्तरदायित्व सरकार होनी चाहिए, देश के लिए कोई उत्तरदायी होता है, ठीक है। और लोगों को बहुत ज्यादा क्या होता है इस चीज की वजह से स्टेबल सरकार मिलती है, स्थिरता आती है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो विशेषता है। चुनाव प्रणाली जो है वो ठीक तरीके से काम करती है और संविधान के हिसाब से चलती है। मेन चीज तो यहाँ पर यही है, संवैधानिक तरीका यूज किया जाता है संविधान प्रणाली के लिए। लेकिन अगर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट दोषों की बात की जाए तो दोष में ये है कि त्रुटि जो होती है, जो कमियां होती है वो तो हर किसी में होती है, तो फिर कोई एक विधि इतनी इंपॉर्टेंट कैसे हो सकती है। और ये कहा गया है कि जिस तरीके से राज्यसभा में ये चीज ट्राई की गई है उस तरीके से पूरे देश में या फिर अलग तरीके से इस विधि को, समानुपातिक जो विधि है उसको यूज करके देखना चाहिए, ठीक है। भारत में वयस्क मताधिकार हो या फिर चुनाव लड़ने की फ्रीडम हो या फिर स्वतंत्र निर्वाचन आयोग हो, इन सब चीजों की वजह से जो प्रक्रिया है वो पूरी निष्पक्ष हुई है। लेकिन इन सब में काफी ज्यादा डिफरेंसेस फिर भी देखने को मिले हैं, त्रुटियां देखने को मिली हैं। तो इन्हीं त्रुटियों को दूर करने की जरूरत है। अब क्या होता है, सरकार जो है वो कई बार कानून बना देती है, जैसे कि दल बदल कानून बनाए हैं या फिर धन का प्रभाव कम करने के लिए कानून बनाए हैं। तो इन सब चीजों को भी ध्यान रखना जरूरी है।
कार्य विधि जो है पार्टी की, उसमें क्या होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ताकि सब लोगों को पता चल सके कि सिचुएशन कैसी है। इसके अलावा चुनाव का जो प्रचार होता है उसमें क्या चीज नहीं होनी चाहिए, किसी धर्म के आधार पर या फिर किसी जाति के आधार पर या कोई भी आधार हो सकता है, उस आधार पर डिवीजन नहीं करना चाहिए। यानी कुछ ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर धर्म के लोग हमें वोट दें। यानी जब प्रचार करते हैं तो फिर इन चीजों को भड़काने का काम कम होना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रत्याशी होते हैं जिनके ऊपर आपराधिक केस चल रहे होते हैं, उनको भी टिकट नहीं मिलना चाहिए। इस चीज की भी व्यवस्था देखने को मिलती है। और जो आरक्षण का मामला है उसको पूरे तरीके से लागू करना चाहिए ताकि सभी का पार्टिसिपेशन हो सके। तो ये कुछ ऐसी चीज है जो कि चुनाव प्रणाली के दोष थे। ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा इसमें। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और आगे चलिए नेक्स्ट अपने सिविक्स की वीडियो मिलते हैं, और उससे पहले आपके एमसीक्यूज की वीडियो आ जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी मैं डेली एमसीक्यूज डालती हूँ उसकी पीडीएफ अवेलेबल वहां पर हो जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट जरूर देखिए आप, हिस्ट्री वाली और एमसीक्यूज वाली, और हाँ सिविक्स वाली भी उसमें मैं मेंशन कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।